नमस्कार। किसान आंदोलन देश में चल रहा है। सरकार ने 26 जनवरी को किसान परेड में हुए उपद्रव के बाद राजधानी की सुरक्षा के लिए सीमाओं को बहुत सख्त तरीके से सील कर दिया है। जैसे जिस कारण 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर आए थे और उन्होंने उपद्रव किया था वे ना कर पाए। खैर, आज हम बात योगेंद्र यादव की करेंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन की चौसर पर वे झूठ के पासे फेंक रहे हैं, उस झूठ की बात करेंगे। जब अन्ना का जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ तो उसमें योगेंद्र यादव भी सम्मिलित थे। उसके बाद अन्ना के आंदोलन की हत्या करके अपने राजनीतिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध अरविंद केजरीवाल के भी ये साथ थे, किंतु बाद में जब केजरीवाल ने इन्हें सत्ता प्राप्ति की मलाई नहीं खाने दी तो ये बागी हो गए। किंतु सियासत प्राप्ति की इच्छा बलवती होती गई और इन्होंने स्वयं की एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज इंडिया। तब से ही योगेंद्र यादव सरकारों के हर कार्य की बुराई करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे समय तक सुनवाई करके न्याय के आधार पर अयोध्या विवाद पर फैसला दिया, तब भी योगेंद्र यादव ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संतुष्ट नहीं करता। योगेंद्र यादव बड़ा धीमा, सधा हुआ और मीठा बोलते हैं और मीठा जहर ही बहुत खतरनाक होता है। योगेंद्र यादव सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन, चाहे उस आंदोलन से केवल विपक्ष की राजनीतिक रोटियां सिक रही हो, उसे भी सपोर्ट करते हैं ताकि खुद की राजनीति को बल मिले, टीवी के कैमरों पे जगह मिले। सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन ऐसे ही थे। उन आंदोलनों का देश से कोई मतलब नहीं था, फिर भी योगेंद्र यादव ने वहां जाकर उन्हें भड़काकर उनके मन में अपनी व्यर्थ की कल्पनाओं से डर की भावना भरकर तथाकथित आंदोलनकारियों को भड़काया। यह वीडियो देखिए जिसमें योगेंद्र यादव कैसे एनआरसी, सीएए, एनपीए को अपनी उंगलियों से समझा रहे हैं और डिटेंशन सेंटर तक बनाने की बात कर रहे हैं जो आज तक नहीं बने। CAA, NRC, NPR और सोचते होंगे ये खेल क्या है, इतने सब शब्द हैं समझ नहीं आता। वैसे बड़ा साधारण सा खेल है। ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से, बड़ा साधारण सा काम होगा। अप्रैल के महीने में आपके घर कोई आएगा, सरकारी कर्मचारी, हो सकता है स्कूल के टीचर कोई आए, कहेंगे हमें आपके घर सिर्फ गिनती करनी है कितने लोग रहते हैं। बस नाम पूछेंगे, कब पैदा हुए ये पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आपके माता पिता चाहे हैं या नहीं है अभी, वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे। उस वक्त आपको लगेगा छोटा सा मामला है। ये छोटी उंगली का पहला कदम ये है NPR वाली छोटी सी उंगली। फिर दूसरी उंगली ये D वाली उंगली है। D क्यों? क्योंकि आपके घर से जब एक बार ले जाएंगे लिख के, उसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ महीने बाद, चुपचाप से उस लिस्ट का मूल्यांकन किया जाएगा और कोई सरकारी कर्मचारी उस लिस्ट में कुछ नामों के आगे D लिख देगा। D का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब संदेहास्पद, जिस पर शक है। किस बात का शक है? कि ये भारत के नागरिक दरअसल हैं नहीं। भाई कैसे फैसला होगा? कानून में कहीं नहीं लिखा कैसे फैसला होगा। किसी भी आधार पे D लगा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा और मामला तीसरी उंगली पर पहुंच जाएगा। ये तीसरी और बड़ी उंगली है, ये है NRC वाली। जिन लोगों के नाम के आगे D लगा होगा, समझ लीजिए आपके मोहल्ले में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उनमें से 50 के नाम के आगे D लग गया। उन 50 लोगों को चिट्ठी आएगी, पूरे परिवार में नहीं, कुछ लोगों के नाम चिट्ठी आएगी और उन्हें कहा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, अब आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। कैसे साबित करें? सरकार ने आज तक नहीं बताया। हमारे पास सिर्फ एक असम का उदाहरण है जहां पहले हुआ है NRC, और वहां क्या हुआ था? ना आधार कार्ड माना गया, ना राशन कार्ड माना गया, ना वोटर लिस्ट में नाम माना गया। कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आप प्रमाण लेके आइए कि आप कहां पैदा हुए थे। आज से 30 साल पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम था कि नहीं था, पुरखों का नाम था कि नहीं था, कोई संपत्ति का प्रमाण पत्र लेके आए।
साधारण लोग कहां से जुटाएंगे प्रमाण पत्र? इसके आधार पे उनमें से कुछ लोगों ने जो आधार अपने प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे, उनका मामला चौथी उंगली पे पहुंच जाएगा। ये चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की। फॉरेनर ट्राइब्यूनल में अगर साबित आप नहीं कर पाए, जो लोग भी साबित नहीं कर पाए, वो लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे और मामला अब चौथी उंगली से अब अंगूठे पे पहुंच जाएगा, अंगूठे तले दबने वाला। ये है डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल, विदेशियों के लिए बनी हुई खास जेल। भारत सरकार इसके नियम बना चुकी है। डिटेंशन सेंटर आसाम में बन चुका है, कर्नाटका में काम करना शुरू कर चुका है, बाकी 10 राज्यों में बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर। जिस व्यक्ति के पुरख पता नहीं कब से यहां पे रहते आ रहे होंगे, उसे अपनी ही मिट्टी में विदेशी बना के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। ये है खेल। शुरू होगा छोटी उंगली से, एनपीआर से, और खत्म होगा कुछ लोगों के लिए। हो सकता है 1000 में से 1 लोग, हो सकता है 1000 में से 2 लोग डिटेंशन सेंटर में। यह वीडियो लगभग 1 वर्ष पुराना है। अब आप ही बताइए, क्या देश के किसी भी कोने में आज तक ऐसा हुआ है? कितने लोगों को डाउटफुल घोषित किया गया है और कितने डिटेंशन सेंटर बने और कितनों के मामले विदेशी न्यायालय में चल रहे हैं? शायद परिणाम शून्य है, किंतु आपने देखा होगा कैसे सीएए आंदोलनों के समय देश में इन्हीं शंकाओं को लोगों के मन में पैदा करके इन्होंने दिल्ली ही नहीं, देश के बहुत से क्षेत्रों में दंगे का वातावरण बनाया, और दंगे हो भी गए तो फिर ये छुपते छुपाते फिरे। अब योगेंद्र यादव को किसानों का मुद्दा मिला है, जिसके नाम पर वो फिर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहाँ किसान बनकर बैठ गए हैं। जब ध्यान था कि 26 जनवरी को विश्व की दृष्टि भारत की ओर होती है, तब यहाँ परेड निकाली गई। यहाँ तक तो ठीक है, उसमें उपद्रव हुए। उपद्रव में योगेंद्र यादव सरीखे मधुर बोलने वाले कड़वे लोगों का ही हाथ है। किसान आंदोलन को योगेंद्र यादव जैसे नेताओं से बचना चाहिए, जो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए किसान के हल का सहारा ले रहे हैं और अपने सियासी फायदे के लिए किसानों को उपयोग में ले रहे हैं, उनके मंच का उपयोग कर रहे हैं। एक बात और, आंदोलनों का इतिहास रहा है कि आंदोलनों के स्वयंभू नेता आंदोलनों को राजनीतिक मंच के रूप में उपयोग करते हैं, और आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त तो नहीं करता, लेकिन कुछ नेताओं को कुछ ना कुछ वो दे जाता है। कहीं इस आंदोलन के नेताओं की भी तो यही मंशा नहीं है? किसानों को यहाँ देखना चाहिए। सरकार को भी कानूनों में अनिवार्य संशोधन करना चाहिए, और किसानों का ये आंदोलन हाईजैक हो रहा है, उसे किसानों को ही रोकना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।